तो गुड मॉर्निंग वॉरियर्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त सीए विशाल गुप्ता और हम आज हमारी लॉ की पहली क्लास करने वाले हैं। लॉ की पहली क्लास करने वाले हैं। आपको पता है पहली क्लास में क्या होता है सर? इंट्रोडक्शन होता है पहली क्लास में। तो हाँ सर, लेकिन ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ लॉ भले ही आप साइंस बैकग्राउंड से हो, भले ही आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, भले ही आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, भले ही कहीं से भी हो आप, तो आपके लिए सबके लिए ये सब्जेक्ट क्या है, नया है। ये सब्जेक्ट क्या है, नया है। और मैं आपको बता दूं, पूरे फाउंडेशन कोर्स में क्या सर, इंटर में चले जाओ, फाइनल में चले जाओ, सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई चीज है तो वो क्या है, लॉ है। आपको ऐसी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये भी लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर? लॉ। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस नहीं बता के पहले शुरू कर देता हूँ इंट्रोडक्शन। अपने थोड़ा बहुत जानते हैं लॉ के बारे में सर। जो सब्जेक्ट हम जानने वाले हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं अभी 3 महीने, जो सब्जेक्ट हम 3 महीने पढ़ने वाले हैं, फिर उसका एग्जाम देने वाले हैं, क्या क्या हमें पता नहीं होना चाहिए कि सर वो क्या होता है, वो कैसे बनता है, क्या होता है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। आज से तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। आज सर थोड़ा सा ही टाइम लूंगा, 40-50 मिनट्स। हम जानेंगे कि लॉ क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि सर लॉ का सिलेबस क्या है। हमारा हमारा सीए फाउंडेशन में क्या लॉ का सिलेबस है। लॉ तो बहुत वास्ट है ना, ऐसा तो नहीं है कि सारा लॉ डाल दिया। हमारा सीए फाउंडेशन का सिलेबस कितना है। उसके बाद क्या जानेंगे हम कि हम कैसे पढ़ने वाले। बस आज इतना ही जानेंगे, फिर कल से अपन शुरू करेंगे। ठीक है, डन। तो शुरू करना है। तो आप मेरे को सबको ही बताओ, आप मेरे को सबको ही बताओ कि आपके हिसाब से लॉ क्या होता है। आपको क्या लगता है सर, लॉ क्या होता है? आपको क्या लगता है सर, लॉ क्या होता है? व्हाट इज लॉ? आपको क्या लगता है? सबका आंसर आना चाहिए सर, लॉ क्या होता है? सबका आंसर आना चाहिए। लॉ क्या होता है? कुछ भी बेसिक आइडिया जो भी आप जानते हो। रूल्स व्हिच बाइंड्स द कंट्री टू वर्क विद इन। ठीक है गौरव, ग्रेट। रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर बाउंड टू बी फॉलोड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। के बाद और बाकी सबका आंसर एक बार प्लीज सबको आंसर दो। तो शुरू करेंगे क्लास अच्छे से। चलो 1 मिनट और वेट करूंगा मैं, ठीक है? आंसर आ जाए, आंसर आ जाए सबका। सर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन शॉर्ट, ओके। मतलब सबका आंसर यही है कि सर लॉ क्या होता है सर, रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ क्या होता है सर, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें फॉलो करने, जो हमें फॉलो करने। अब अगर आप गली मोहल्ले में जा रहे हो, बाय लॉ वी कैन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एनी वर्क, ओके ग्रेट हर्ष, ग्रेट। अगर आप अभी गली मोहल्ले में जा रहे हो और आपके गली के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और आपसे पूछे, उनको तो नहीं पता ना कि अभी आपको नहीं पता है कि लॉ क्या है। उनको तो बस ये पता है कि भैया सीए कर रहे हैं, दीदी सीए कर रही है हमारी। तो उन वो लोग अगर आपसे पूछते हैं कि सर लॉ क्या होता है, लॉ क्या होता है, तब आप उनको क्या बताओगे? तब आप उनको क्या बताओगे? मेरे को बताओ, लेमैन लैंग्वेज में आप लॉ क्या बताओगे? बताओ जल्दी बताओ। हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसका इन डेप्थ नॉलेज हमारे पास होना चाहिए सर। हम किसी को भी समझा सकते हैं, किसी को भी। कोई एक छोटा सा बच्चा स्टैंडर्ड 4-5 का, उसको भी पकड़ के हम समझा सकते हैं कि लॉ ये होता है। ठीक है, क्या होता है वो जानने के लिए हमें कुछ चीजें जाननी पड़ेंगे। एकदम ध्यान, आने वाले 40 मिनट मुझे सारा फोकस मेरे पे चाहिए, क्योंकि ये क्या है सर, ये बेसिक्स है। आपको अगर पता नहीं होगा सर लॉ क्या होता है, लॉ बनता कैसे है, तो वो भीतर इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, पढ़ने में इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर लाइन में आपका क्वेश्चन आना चाहिए। हर लाइन में आपका क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, सर इसके लिए कोई प्रोविजन है क्या, क्या ये प्रोविजन किसी और प्रोविजन से रिलेटेड है क्या। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो देखो, पहले जमाने में जब क्या है, ये स्टोन एज मैन है, स्टोन एज मैन। पहले जमाने में जब गाड़ियां नहीं होती थी, जब क्या नहीं होते थे सर, व्हीकल्स नहीं होते थे, गाड़ियां नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे सर, चल चल के आते थे, देखो ये चल रहा है। ठीक है, लोग चलते थे। तो क्या मेरे को बताओ, तब एक्सीडेंट्स होते थे? नहीं सर, तब एक्सीडेंट्स नहीं होते थे, लोग तो देख के चलते थे ना। क्यों देख के चलते थे? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में सर ब्रेन है। ह्यूमन बॉडी में ब्रेन है। ब्रेन हमें बताता है कि हमें कैसे चलना है, कहाँ चलना है। अगर सामने ऑब्स्टेकल आ रहा है तो हमें उसको डाइवर्ट करना है, हमें उसको डाइवर्ट करना है।
ठीक है, हमें उसको मतलब डॉज करना है या उसके साइड होके जाना है, तो पहले इंसान जब गाड़ी इन्वेंट नहीं हुई थी तब हम क्या करते थे सर, चलते थे और कोई ज्यादा एक्सीडेंट नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे। फिर क्या हुई, फिर गाड़ी इन्वेंट हुई सर, फिर गाड़ी इन्वेंट हुई, फिर गाड़ी चलाने लग गए लोग सर, गाड़ी चलाने लग गए लोग। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता गया, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता गया तो गाड़ियों की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, गाड़ियों की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। मैं बहुत पहले की, जब गाड़ी इन्वेंट हुई थी तब की बात कर रहा हूँ, वो फोर्ड वोर्ड जब इन्वेंट किए थे, तो गाड़ियां बढ़ती गई। जैसे ही गाड़ियां बढ़ी, बहुत सारी गाड़ियां बढ़ी, तो क्या हुआ बच्चों, सर एक्सीडेंट हुआ। सर क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। जैसे ही गाड़ियां बढ़ी वैसे ही एक्सीडेंट्स भी बढ़ने लगे, एक्सीडेंट्स भी बढ़ने लगे। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ सर, एक्सीडेंट होने से क्या होता है सर, एक्सीडेंट होने से क्या होता है सर, डैमेज होता है। सर डैमेज होता है, क्या डैमेज होता है सर, प्रॉपर्टी डैमेज होती है। सबसे पहले तो सर कार एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है। और क्या होता है सर, सर अपना जो ह्यूमन को डैमेज होता है सर, इंजुरीज होती है, इंजुरीज होती है, ये सारी चीजें होती है। सर फिर पहले जमाने में क्या होता था सर, पहले जमाने में क्या होता था, जब कार एक्सीडेंट होती थी तो दो लोग मतलब जिसकी गलती थी वो बच जाता था। वो क्या करता था सर, बच जाता था, या तो कुछ पैसे दे देता था या कुछ भी जैसे भी करके बच जाता था। क्यों बच जाता था सर, क्योंकि क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा कोई लॉ ही नहीं था, ऐसा कोई एक्ट ही नहीं था। लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस है ये मैं कल वाली क्लास में बताऊंगा। लॉ एक बड़ा टर्म है, एक बड़ा टर्म लॉ है, एक्ट उसमें एक छोटा सा पार्ट है। मैं आपको कल बताऊं, बस अभी के लिए इतना याद रखो कि लॉ बड़ा टर्म है, एक्ट छोटा सा पार्ट है। तो सर हमारे हमारे इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं था जो जो जिसकी गलती है उसको सजा दे पाए, जिसकी गलती है उसको सजा दे पाए, ऐसा कोई लॉ नहीं था। तो जैसे ही व्हीकल्स इंक्रीज होने लग गए, एक्सीडेंट्स इंक्रीज होने लग गए, क्या डैमेज हुआ सर, प्रॉपर्टी डैमेज हुई, इंजुरीज हुई, लोगों की डेथ भी होने लग गई। उसके बाद और क्या डैमेज हुआ, क्या और कुछ डैमेज इसके मिल रहा है सर, नॉइज पोल्यूशन हुआ। जैसे ही गाड़ियां बढ़ी तो हॉर्न बढ़े तो नॉइज पोल्यूशन हुआ, सर नॉइज पोल्यूशन हुआ। सर और जैसे जितनी गाड़ियां बढ़ी तो क्या बढ़ा सर, ट्रैफिक बढ़ा। सर ट्रैफिक बढ़ा, सर स्पेलिंग मत ध्यान देना, ट्रैफिक बढ़ा, ट्रैफिक बढ़ा तो क्या हुआ सर, टाइम लॉस हुआ, टाइम लॉस हुआ, टाइम लॉस हुआ। तो इतनी सारी चीजें होने लग गई, लेकिन कुछ भी कंट्रोल करने के लिए, देखो ट्रैफिक बढ़ने लग गया तब ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं था सर, ना रेड लाइट्स थी ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, लोग अपनी मर्जी से कहीं भी जाते थे, कहीं भी आते थे। सर लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाने के लिए तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं हुआ था। सर लोग राइट साइड में चलाते थे, कहीं भी चलाते थे। ठीक है, उनकी मर्जी सर, वो कोई तो पटरी पे चला रहा है, ट्रेन को रुकना पड़ रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें होती थी। तो अब क्या है सर, हमारा क्या हो रहा था सर, डैमेज हो रहा था। तो हमारे सामने क्या खड़ी हो गई सर, एक सिचुएशन खड़ी हो गई, एक सिचुएशन खड़ी हो गई। क्या सिचुएशन सर, कि गाड़ियां इंक्रीज हो गई तो क्या हुआ सर, डैमेज बढ़ गए सर, लॉस बढ़ गया, नॉइज पोल्यूशन बढ़ गया सर, टाइम लॉस होने लग गया। तो ये सिचुएशन हमारे सामने आ गई। अब इस सिचुएशन को हमें हैंडल करना है सर, सिचुएशन को हैंडल करना मतलब सर डैमेज को कम करना है, डैमेज को कम करना है। तो डैमेज को कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत दिमाग लगाया। तब इंडियन गवर्नमेंट किसके साथ आई, इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट 1914। इसके साथ आई इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट 1914। अब जो आपका सब कुछ ट्रैफिक रूल्स हो गया कि रेड पे आपको जाना है, ग्रीन पे आपको रुकना है, येलो पे रेडी होना है, लेकिन मुझे पता है आप कोई फॉलो नहीं करते। कटक में तो कोई भी फॉलो नहीं करता। कटक में मैं एक बार मतलब रेड लाइट में रुक गया था, मतलब कटक में मेरे एक दोस्त आया था। थोड़ा सा मैं बीच बीच में, लॉ में अपना ये चलता है, लॉ में अपनी बातचीत करते रहेंगे, ठीक है, बातचीत में अपन सारा कोर्स कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कटक में क्या हुआ सर, एक भुवनेश्वर का एक दोस्त आया था, भुवनेश्वर का एक दोस्त आया था, तो वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ठीक है। तो रेड लाइट आया, आगे रेड लाइट आया, एंड उसने ब्रेक लगाया तो पीछे वाली गाड़ी ने हमें ठोक दिया, पीछे वाली गाड़ी ने ठोक दिया। अब बताओ गलती किसकी है, अब बताओ गलती किसकी है। तो मैंने मैंने वो पीछे वाले को कुछ नहीं बोला। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो दोस्त है, तो मैंने बहुत सुना है उसको, मैंने बहुत सुना है। मैंने बोला यार कटक में कौन रेड लाइट में गाड़ी रोकता है? तो ये सारी चीजें होती है। तो अपने अपने हिसाब से सर नहीं, ट्रैफिक एक्ट के हिसाब से क्या है सर, रेड लाइट पे आपको रुकना है सर, येलो लाइट पे आपको रेडी होना है, ग्रीन लाइट पे आपको जाना है। तो ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है सर, इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट 1914 में। सर इसमें ही अमेंडमेंट होते हैं सर, इसमें लिखा गया कि सर हेलमेट पहनना है, पिलियन ड्राइवर को भी हेलमेट पहनना है, गाड़ी लेफ्ट साइड में चलानी है सर। ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है सर, इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट में। अगर एक्सीडेंट होता है तो डैमेज कैसे रिकवर करना है सर, अगर इंश्योरेंस है तो डैमेज रिकवर करना है सर, अगर अगर जो जिसकी गलती है हमें पता चल गई तो उसको कितनी सजा होगी सर, कितनी पेनल्टी होगी, कितनी फाइन होगी, ये सब कहाँ लिखा हुआ है सर, इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट 1914। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी है, ठीक है, इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट 1914। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ सर, लॉ क्या होता है सर, पहले क्या हुआ सर, पहले सिचुएशन आई,
सिचुएशन की वजह से क्या हुआ सर, डैमेज होने लग गए सर। सिचुएशन क्या है कि गाड़ियां बढ़ने लग गई, उसकी वजह से क्या हुआ सर, डैमेज होने लग गए। जैसे ही डैमेज होने लग गया, इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, इस डैमेज को रोकने के लिए सर हमें एक लॉ लाना पड़ा। ये जो एक्ट लिखा हुआ है ना, एक्ट मैंने क्या कहा है सर, लॉ का एक छोटा सा पार्ट है। तो हमें क्या करना पड़ा सर, लॉ बनाना पड़ा सर। सिचुएशन पहले आएगी, फिर डैमेज होगा सर। डैमेज को रोकने के लिए जो चीज हम बनाते हैं उसको हम लॉ बोलते हैं। अब अगर आपको गली मोहल्ले के बच्चे रोक के बोले कि भैया बताओ लॉ क्या होता है, बोलना देख बेटा, अगर किसी भी चीज की नुकसान, किसी भी सिचुएशन में किसी चीज को नुकसान हो रहा है, किसी चीज को, किसी आदमी को किसी भी तरीके का नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को रोकने के लिए अगर कुछ रूल्स बनाते हैं हम, अगर कुछ रूल्स बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक लॉ बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं सर, लॉ बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब जैसे रेलवे एक्ट है, रेलवे एक्ट 1989, पहले क्या होता था, लोग सर, लोग बोलते थे कि हमें हवा खानी है, हम ऊपर बैठेंगे सर, ऊपर बैठ जाते थे। कभी चेन बांध देते थे, घर आया सर चेन बांध दिया, ये कुछ कर दिया। तो ऐसा कुछ रूल ही नहीं था। रेलवे जो थी बहुत लॉस में जा रही थी, रेलवे को क्या हो रहा था, बहुत लॉस हो रहा था, एक्सीडेंट्स हो रहे थे चेन पुलिंग की वजह से। तो ये सारी चीजें हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया सर, रेलवे एक्ट 1989 लेके आया। रेलवे एक्ट 1980, पहले 1980 में आया था रेलवे एक्ट। देखो रेलवे एक्ट क्या आया था, अभी बेसिक्स है, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस दिमाग लगाना है अपने को, दिमाग नहीं लगाना है, सुनना है ध्यान से। सर पहले रेलवे एक्ट 1980 में आया, फिर उसको चेंज करके 1989 में वापस से नया एक्ट आया। ठीक है, कुछ कमियां रह गई होंगी तो उसको चेंज करके वापस से नया आया 1989 में। अब देखो और एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट एग्जांपल। ठीक है, लास्ट एग्जांपल सर, भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसके बारे में तो सबने सुना होगा, इसके बारे में तो सबने सुना होगा। मैं 2 मिनट 3 मिनट इसके बारे में बोलना चाहूंगा। भोपाल में, भोपाल में 1984 में, मतलब एक कंपनी थी भोपाल में, क्या था उसका नाम, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूसीआईएल, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड करके एक कंपनी थी। वो क्या बनाती थी सर, पेस्टिसाइड वगैरह बनाती थी। उस पेस्टिसाइड में क्या यूज होता था सर, मिथाइल आइसोसियानेट। साइंस वाले बच्चे जानते होंगे, अपने कॉमर्स वाले भी अपने थोड़ा बहुत तो पढ़े ही हैं, 10th तक तो पढ़ेंगे अपन केमिस्ट्री। तो क्या यूज होता था सर, मिथाइल आइसोसियानेट। वो जो चीज होती थी ना, मतलब अगर मिथाइल आइसोसियानेट पाउडर आपको मिल जाए ना, तो वो इतनी डेंजरस होती है कि मतलब उसके स्मेल से क्या, स्मेल से भी आप, आपकी डेथ हो सकती है। ह्यूमन ह्यूमन की विद इन 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स ले लो सर, डेथ हो जाएगी। मतलब सर अगर आप, वो मिथाइल आइसोसियानेट इतना डेंजरस है, इतना जहरीला है कि अगर आप उसको थोड़ा सा चाटते हो ना तो आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक, इतना डेंजरस है। यही चीज, ये एक रॉ मटेरियल था, जब वो पेस्टिसाइड बनाती थी ना वो कंपनी, तो ये एक मिथाइल आइसोसियानेट को रॉ मटेरियल के हिसाब से यूज करती थी। लेकिन कौन सा फॉर्म यूज करती थी सर, गैस फॉर्म, गैस फॉर्म यूज करती थी। कुछ खराबी आई उसके कार्बोनेटर वगैरह में, कुछ खराबी आई, जो भी मशीन है उसमें कुछ खराबी आई। दिसंबर 2 की रात को, मतलब दिसंबर 2 तारीख को हुआ था, और 2 तारीख और 3 तारीख, मतलब पूरा रात भर, 12 बजे के बाद 3 तारीख हो जाता, पता है ना। तो उस दिन रात को कुछ खराबी आई, उसकी वजह से वो जो उनका जो भी, जहां पे भी स्टोर करके रखते थे मिथाइल आइसोसियानेट को, स्टोर करके रखते थे, बहुत प्रोटेक्टेड होता था वो, तो वो स्टोर करके रखते थे। तो क्या हुआ कि वो फट गया या फिर लीक होने लग गया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, 40 टन, 45 टन, 45 टन, मैं किसकी बात कर रहा हूँ सर, 45 टन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना सर, 45 टन, 45 टन, 45 टन, 45 into 1000, 45,000 टन ऑफ गैस, मिथाइल आइसोसियानेट गैस भोपाल के एटमोस्फेयर में, भोपाल के एटमोस्फेयर में फैल गया था। समझ आया, भोपाल के एटमोस्फेयर में फैल गया था। मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन रात को 4000 लोग, 4000 लोग जो सोए थे, नेक्स्ट डे उठे ही नहीं, नेक्स्ट डे उठे ही नहीं, 4000 लोग। दिस इज जस्ट, मतलब जो काउंट कर पाए, और भी बहुत कुछ होगा सर। 2 लाख बच्चे, 2 लाख बच्चे वेर बॉर्न विद परमानेंट डिसेबिलिटी, वेर बॉर्न विद परमानेंट डिसेबिलिटी। अभी तक उसके इफेक्ट्स हैं, 1984 में हुआ था, अभी तक भी उसके इफेक्ट्स हैं। आज भी जो भी बच्चे उधर भोपाल में बॉर्न हो रहे हैं, कोई कोई सर परमानेंट डिसेबिलिटी के साथ बॉर्न हो रहे हैं। इतना खतरनाक ये हुआ था सर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल एक्ट का हिरोशिमा नागासाकी बोलते हैं। मतलब इससे बड़ा धमाका आज तक कहीं भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ था सर, सर ये तो हो गया। जब उसके जो ओनर थे, उसके जो ओनर थे, उसके ओनर विल्फ्रेड समथिंग, ठीक है, जो भी है, जो ओनर थे उनके उनके वो मतलब इंडिया से नहीं बिलोंग करते थे, वो फॉरेन ओरिजिन के थे। जो ओनर थे, उन्होंने क्या किया, वो, उनको पुलिस ने एक दिन जेल में डाल दिया, उनको पुलिस ने एक दिन जेल में डाल दिया। फिर उन्होंने जो भी जैसे भी करके बेल पे इंडिया के बाहर चले गए, अपनी कंट्री पे चले गए, जहां से वो आए थे, जहां से वो आए थे।
मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो ओनर है उनके ऊपर कोई भी केस नहीं हुआ, क्योंकि उनकी गलती थी। एट लास्ट उनकी गलती थी, क्योंकि उन्होंने अपना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सही नहीं रखा, या फिर जो चीजें हैं स्टोर करने के लिए उसको सही नहीं किया, या जो भी किया, तो उनकी गलती थी। मैं बता रहा हूँ 1984 दिसंबर 4 से लेके 2013 में उनकी डेथ हो गई, तो 2013 तक वो एकदम अपनी लाइफ आराम से जिए। जबकि यहाँ पे इंडिया में, भोपाल में बहुत सारे लोग अभी तक सफर कर रहे हैं, 2021 हो गया, ठीक है। तो क्या ये सही था? क्या ओनर को कुछ पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए थी? सर मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास कोई लॉ ही नहीं था, जिससे हम एक्सीडेंट या साजिश था ये, और ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम अभी एक्सीडेंट मानेंगे। क्या रियल में क्या था वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं नहीं था, और मैंने जितना भी पढ़ा मेरे को तो एक्सीडेंट ही लगा। आई डोंट नो, कुछ साजिश हो सकता है, वो अपन को रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी एक्सीडेंट मानते हैं अपन। तो 2013 तक वो आराम से जिंदगी जिया एंड आराम से पूरा लाइफ एंजॉय किया, लैविशली ही एंजॉयड हिज लाइफ। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई लॉ ही नहीं था जिसपे हम ये चीज कर सके। अगर इंडस्ट्री में कभी कोई गैस लीक हो जाती है, उसके वजह से कोई इफेक्ट होता है, ऐसा कोई लॉ ही नहीं था। तो इसके बाद जब इतना इफेक्ट हुआ तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा, फिर उसके बाद भोपाल गैस लीक एक्ट 1985 आया, भोपाल गैस लीक एक्ट 1985 आया। इसमें क्या है, अभी सारी इंडस्ट्रीज कवर होती है। इंडस्ट्रीज को बोला जाता है कि आपको ऐसे ये चीज स्टोर करनी है, ये चीज स्टोर करनी है तो ऐसे करनी है, ये अप्रूवल लेना है आपको। अगर ये रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो जो डेंजरस है, इसका पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर अगर कुछ गलती हो गई आपसे तो इतना जुर्माना है, ओनर को इतना पेनल्टी है, ओनर को इतना जेल होगा, ये होगा, सारी चीजें लिखी हुई है। अब इसमें ये भी लिखा हुआ है, देखो जब ये केस हुआ ना, जो ओनर थे उन्होंने 700 करोड़ का कंपेंसेशन दिया। कंपेंसेशन इंडिया को दिया, इंडिया को मतलब भोपाल को दिया। सर भोपाल को दिया मतलब क्या? सर कंपेंसेशन दिया, बोला कि जितने परिवार इफेक्ट, लाखों परिवार इफेक्ट हो गए थे ना, तो सब में पैसा बांट दो, ये 700 करोड़ रुपया, 700 करोड़ या 70 करोड़, सर नॉट श्योर, 700 करोड़ रुपीज दिए। मैं आपको बता दूं, आज तक किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो मिडिल मैन थे, जो गवर्नमेंट था, मिडिल मैन था, गवर्नमेंट नॉट गवर्नमेंट एग्जैक्टली, जो मिडिल मैन थे उन्होंने सारा पैसा खा लिया। जो मिडिल मैन थे, फैमिली मैन गॉट रियल, ओके, सब लोग यहाँ पे फैमिली मैन के फैन है, ठीक है। फैमिली मैन सीजन 2 देख लिया ना सबको? देख लिए होंगे, चलो ये डिस्कशन बाद में। तो जो मिडिल मैन थे, वो लोग ने सारा पैसा खा लिया, 700 करोड़ रुपया खा लिया। किसी भी एक जो एक्चुअली इफेक्ट हुआ था उनको पैसा ही नहीं मिला। अब इसके लिए भी ये भोपाल गैस लीक एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपको पैसा मिल रहा है, कंपेंसेशन मिल रहा है, तो कैसे आपको देना है, कैसे क्लेम करना है। लोगों के लिए लिखा हुआ है कि अगर आप इफेक्ट हुए तो कैसे जाके क्लेम करना है। समझ आया? तो अभी तक अपने को क्या समझ आया सर? पहले क्या आई सर? पहले सिचुएशन आया फिर लॉ आया। मतलब क्या सर? पहले सिचुएशन आया, सिचुएशन की वजह से डैमेज आया तो लॉ आया। लॉ क्या है सर? इसका मतलब लॉ क्या है लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं सर, लॉ क्या है सर? किसी भी नुकसान को रोकने के लिए, किसी भी डैमेज को रोकने के लिए अगर हम कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। जैसे इंक्रीज व्हीकल एक्सीडेंट एंड ट्रैफिक, इंडियन मोटर व्हीकल्स है। इंक्रीज इन रेलवे ऑफेंसेस, रेलवे में बहुत सारी ऑफेंसेस होने लगी तो इंडियन रेलवेज एक्ट है। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद भोपाल गैस लिखता है। टेररिस्ट एक्ट इन पार्लियामेंट 2002, पार्लियामेंट में 2002 में टेररिस्ट एक्ट हुआ था ना, उसके पहले भी होता था, लेकिन उनकी आंख कब खुली? जब 2002 में पार्लियामेंट में अटैक हो गया। तो उन्होंने क्या किया सर? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में आ गया। सर इंक्रीज डाउरी ऑफेंसेस, सर दहेज के चक्कर में बहुत सारे केसेस होते थे तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 आ गया। तो इतना अपने को समझ आ गया कि सर लॉ क्या होता है, ठीक है। लॉ क्या होता है अपन को समझ आ गया, ओके। चलो, किसी को कोई डाउट है? अभी तो क्या ही डाउट आएगा। तो अपने को इतना बेसिक समझ आया कि सर लॉ क्या होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं क्या? मैंने अपनी पहली क्लास में भी बताई थी जब मैं पहला बैच ले रहा था। सर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं? हाँ या ना बोलो, सबको हाँ या ना बोलो, मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। और ज्यादा टाइम नहीं है क्लास का, 10-15 मिनट है, फिर अपन क्लोज करेंगे। यस 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 यस। इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, जोक भी है, ठीक है। जब आप गाड़ी चलाते हो तो पुलिस वाले हेलमेट चेकिंग करते हैं। अभी तो मास्क चेकिंग भी हो रही है, हेलमेट चेकिंग करते हैं। तो सबसे पहले पुलिस वाला क्या करता है? वो जो ठुल्ला होता है, ठुल्ला बोलते हैं दिल्ली में, इधर पुलिस वाले बोलते हैं मामू बोलते हैं। तो क्या करते हैं सबसे पहले? वो सबसे पहले जैसे ही आप गाड़ी रोकते हो तो आपकी चाबी निकाल लेते हैं, आपकी चाबी निकाल लेते हैं, ठीक है। आपकी चाबी निकाल लेते हैं। मैं आपको बता दूं
कि इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी पुलिस वाला आपकी गाड़ी से आपकी चाबी नहीं निकाल सकता। आपकी गाड़ी से आपकी चाबी नहीं निकाल सकता। अगर वो निकाल रहा है तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो। आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो। समझ आया? ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब मैं बताता हूँ इसका और एक सोल्यूशन क्या है। ये तो एक सोल्यूशन है कि आप केस करना है, लेकिन केस कितना करोगे? वो पुलिस वाला है यार। आप कितना कोर्ट वोर्ट में जाओगे एक चाबी निकालने के लिए? 100 रुपए देके बात खत्म करो। और एक ऑल्टरनेटिव पता है? 2 चाबी रखा करो। और एक ऑल्टरनेटिव है, 2 चाबी रखा करो। ठीक है? मैं ये सच बता रहा हूँ कि ऐसा हो रखा है। मेरा एक फ्रेंड था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वो हमेशा अपने साथ 2 चाबी रखता था, हमेशा। लाइक ही यूज कटक में अगर आप रहते हो, सब कटक के ही हैं, तो बक्सी बाजार में वो रहते थे। तो जैसे ही उसको पुलिस वाला पकड़ता था, बक्सी बाजार में पकड़ता, वो बिग बाजार के पास एंड ऑल। तो पुलिस वाला पकड़ता था, चाबी निकाल लेता था। एंड वो क्या है, वो बहुत भीड़ वाला एरिया है, तो वो चाबी निकाल के अपने वैन के पास चला जाता था। तो वो पॉकेट से दूसरा चाबी निकालता था, गाड़ी स्टार्ट करता था, भाग जाता था। एंड फिर जाके नई चाबी बनाता था। ठीक है? तो आप भी ये कर सकते हो। ग्रेट। तो ऐसे करके उसने बहुत सारे पैसे बचाए हैं। तो ये मैं थैंक यू बोल सकते हो मेरे को आप लोग। ठीक है? अब अपने को इतना समझ आ गया कि सर लॉ कैसे बनता है सर। सॉरी, लॉ क्या होता है सर? एक सिचुएशन में डैमेज होता है सर, डैमेज को रोकने के लिए कुछ बनाते हैं तो लॉ बनाते हैं सर। लीगल लैंग्वेज भी मैं बताऊंगा आस्ते आस्ते, आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बताना। लीगल लैंग्वेज सर, लीगल डेफिनेशन क्या है लॉ का? लॉ डिफाइन ही नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, लॉ डिफाइन ही नहीं हो सकता। कल बताऊंगा मैं सारा लॉ का और एक्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो बताऊंगा। फिर आगे हम बढ़ेंगे लॉ आस्ते आस्ते। जब जैसे ही आप बढ़ते जाओगे ना, मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ, आप मेरे पे भरोसा रखो। मैं आपको इंटर लेवल पे जब आप जाओगे ना, तो आपका लॉ का पूरा एक एक बेसिक सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा। आपको इंटर में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आपको पता रहेगा सर। आप जब लॉ पढ़ोगे तो आपके अंदर से क्वेश्चन आएगा कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, हमने तो उसमें ऐसे पढ़ा था सर, ये इस सिचुएशन आई होगी, ये सिचुएशन आया होगा, ये डैमेज हुआ होगा, तब जाके ये लॉ आया होगा। आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। चाबी बनाने में पैसा बर्बाद करने से अच्छा 50 रुपए दे के निकल जाओ। अरे 50 रुपए में नहीं मानता भाई, 100 रुपए से नीचे तो कम ही नहीं है, और आजकल तो 500 कर दिया है। चाबी बनाने में 20-30 रुपए लगते हैं। आप सीए स्टूडेंट हो साहिल, ये सब नहीं एक्सपेक्ट कर रहा मैं आपसे। ठीक है? देखो मैं अब ताने मारते रहूंगा बीच बीच में, आपका अटेंड कभी कसम आएगा, नालायक भी बोलूंगा, सब कुछ बोलूंगा। आ जाओ। तो अब हम जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट तो अलाउड नहीं है शायद। हाउ अ लॉ इज मेड। हाउ अ लॉ इज मेड। अब जो चीज आप पढ़ने जा रहे हो, जो चीज आप पढ़ने जा रहे हो, वो बनता कैसे है भाई? जो चीज आप पढ़ने जा रहे हो बनता कैसे है? यार ये लाइन सीधी क्यों नहीं होती मेरे से? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब इसमें इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सर लॉ बनता कैसे, और मैं आपको क्या बताऊंगा सर इसमें, और क्या क्या चीजें बताऊंगा सर। एक, ड्राफ्ट। आपने बहुत सारे लीगल टर्म्स सुने होंगे, जब भी कभी भी अपने लाइफ में कभी भी सुने होंगे बहुत सारे टर्म्स। सर ड्राफ्ट, यार ड्राफ्ट क्या होता है? सर बिल भी सुना होगा सर, एक बिल पास हो रहा है, बिल पास हो रहा है पार्लियामेंट में, बिल पास हो रहा है, ये सब भी सुना होगा आपने। हेडिंग क्या दें? हाउ अ लॉ इज मेड, हाउ अ लॉ इज मेड दो। सर ड्राफ्ट, बिल, फिर उसके बाद सर एक्ट क्या होता है? आपने ऑर्डिनेंस सुना होगा सर, एक ऑर्डिनेंस पास हो रहा है या ऐसे कुछ। नहीं सुना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं सुना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। नहीं सुना है तो बहुत अच्छा है, पूरा अच्छे से बताऊंगा मैं। सर ड्राफ्ट, बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस, सर फिर रूल्स सुना होगा सर, कोई रूल्स पास हो रहा है, रेगुलेशंस, आरबीआई ने एक रेगुलेशन निकाला, ये भी सुना होगा। नोटिफिकेशन, चलो नोटिफिकेशन तो नहीं, सर्कुलर लिख दो, सर्कुलर। तो ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी, लेकिन सर एग्जैक्ट डिफरेंस कौन बताएगा? एग्जैक्ट डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि सर बिल में क्या डिफरेंस है, बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस है, सर एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस है? ये सारी चीजें मैं अभी आपको कन्वर्ट करूंगा। सिविक्स में पढ़ा था ये सब, हाँ राइट, सिविक्स में पढ़े थे आप लोग स्टैंडर्ड जब 8 9 10 में थे, तो सिविक्स में पढ़े थे अपन। थोड़ा सा मैं उसको ही फ्रेश करा रहा हूँ। सेम चीज जो हम पढ़े थे वही फ्रेश करा रहा हूं। तो सबसे पहले सर, इंडिया को कौन गवर्न करता है? इंडिया को कौन गवर्न करता है मेरे को बताओ, इंडिया को कौन गवर्न करता है? सब आंसर देंगे, सबको ही आंसर देंगे, इंडिया को कौन गवर्न करता है? ये लिखना है, ठीक है, ये लिखना है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, इंडिया इज गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट?
सेंट्रल। तो इंडिया इज गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया इज गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर आप बोल सकते हो यूनियन गवर्नमेंट। ये क्या करती है सर, इंडिया को गवर्न करती है, ठीक है। इतना क्लियर है, अपन को पता है सर, इतना तो अपन को पता है सर। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसका स्ट्रक्चर लिख लो। इसका स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है, तब जाके ही आप जान पाओगे कि लॉ कैसे बनता है। सर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसका स्ट्रक्चर ये कैसे बनी हुई है, ये कैसे बनी हुई है सर, ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना। इसमें तीन बॉडी है, क्या बॉडी है सर, तीन बॉडी है, तीन बॉडी है सर। पहली वाली बॉडी क्या है, लेजिस्लेटिव। पहली वाली बॉडी क्या है, लेजिस्लेटिव। बहुत बहुत मस्त चीज है ये, आपको पूरी नई चीज समझ आएगी सर, लेजिस्लेटिव, ठीक है। सर सेकंड बॉडी क्या है सर, एग्जीक्यूटिव। सेकंड बॉडी क्या है सर, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सर थर्ड बॉडी क्या है, जुडिशरी। एक मिनट, थर्ड बॉडी क्या है सर, जुडी, अरे अरे एक मिनट एक मिनट, जुडिशरी, ठीक है। तो ये तीन बॉडीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये तीन चीजों से बना हुआ है सर। क्या, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी बॉडी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वाह आज इनको सब कुछ पता है, सही है। ये लेजिस्लेटिव का काम क्या है मेरे को बताओ सर, लेजिस्लेटिव का काम है टू मेक, टू मेक लॉस। लेजिस्लेटिव का काम क्या है सर, टू मेक लॉस। सर लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या है सर, वो क्या करती है सर, लॉज बनाती है, लॉज बनाती है। जैसे अभी जीएसटी एक्ट है ना, तो किसने बनाया सर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव बॉडी में। जितने भी अभी हम पढ़ने वाले हैं ना, हमारा टॉपिक का नाम क्या है सर, बिजनेस लॉज, बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज के भीतर बहुत सारे एक्ट्स पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया लॉ क्या है, बड़ा पिक्चर है, एक्ट क्या है, छोटा पिक्चर है, उसमें बहुत सारे एक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो क्या करती है सर, लॉ बनाती है। लॉ, लॉ और एक्ट को हम इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, तो क्या बनाती है सर, मेक लॉस। सर क्या क्या होती है सर, कंपोजिशन क्या होता है इसका, लेजिस्लेटिव बॉडी का। लेजिस्लेटिव बॉडी में कौन कौन आता है सर, सर लोकसभा, इसको हम क्या बोलते हैं सर, लोअर हाउस, आपने पढ़ा होगा। राज्यसभा, थर्ड में कौन आता है सर, प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो हम टोटली क्या बोलते हैं, एक साथ मिला दें तो सर, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक है। लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है सर, पार्लियामेंट को हम लेजिस्लेटिव बॉडी बोलते हैं सर। आपने ऐसा सुना होगा सर, ये बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ है मतलब सर, ये जो दो घर हैं, ये जो दो घर हैं, इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें अगर आपको कोई नया लॉ बनाना है तो क्या होता है सर, लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी लोग हैं सबको अप्रूवल होता है, मतलब राज्यसभा ने अप्रूवल दिया, लोकसभा ने अप्रूवल दिया। कैसे अप्रूवल होता है सर, मेजोरिटी से, मेजोरिटी से अप्रूवल होता है। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया तो वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, ठीक है। अभी मैं बताया नहीं लॉ कैसे बन रहा है, अभी मैं बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ लॉ कैसे बनता है, बताऊंगा तुरंत। सर एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, सर एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी ने लॉ बनाया, अब उसने क्या किया सर, लॉ बना दिया। उसने क्या किया सर, लॉ बना दिया कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो ऐसा होना चाहिए। ये क्या करती है सर, इंप्लीमेंट करवाती है, इंप्लीमेंट लॉज। एग्जीक्यूटिव देखो लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट लॉज, मतलब सर इंप्लीमेंट लॉज मतलब सर देखो, एक लॉ जब बनता है, बेयर एक्ट बनता है कि सर अगर ऐसा सिचुएशन है तो ऐसा, ये सिचुएशन है तो ऐसा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराना है, लोगों तक पहुंचाना है, हर स्टेट तक पहुंचाना है, हर जगह तक पहुंचाना है। अगर स्टेट का लॉ है तो स्टेट पूरे उस स्टेट में लगेगा, पूरे सेंट्रल का लॉ है तो पूरे सेंट्रल में लगेगा, ठीक है। तो लोगों तक पहुंचाना है, लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो सारी चीजें कौन करती है सर, एग्जीक्यूटिव। वो क्या करती है, कौन करती है सर, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में सर कौन कौन होते हैं सर, एग्जीक्यूटिव में होते हैं सर, वापस से सर एग्जीक्यूटिव का कंपोजिशन में लिख लो ध्यान से, ये सब ये जानना आपको जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर कौन होता है सर, प्रेसिडेंट। सर एग्जीक्यूटिव का हेड होता है प्रेसिडेंट। ये कौन है, प्रेसिडेंट कौन है सर, हेड है। सर कौन है सर, प्रेसिडेंट हेड। एग्जीक्यूटिव में हेड होता है, प्रेसिडेंट के अंदर ही सब कुछ होता है। सर फिर उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट। फिर कौन आता है सर, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है सर, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव के लिए सर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं कि ये चीज करनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है सर, प्राइम मिनिस्टर ही सारी चीजें करते हैं, प्रेसिडेंट बस अप्रूवल देते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज
कैबिनेट मिनिस्ट्री। कैबिनेट मिनिस्ट्री मतलब सर जो जीतने वाली पार्टी है, जो हमारे यहाँ पे अभी कौन है, बीजेपी है सर, जो जीतने वाली पार्टी है उसका हेड को क्या बोलते हैं हम सर, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है। फिर उसके बाद एंड इस कैबिनेट मिनिस्टर में कौन कौन आता है सर, जितने भी कैबिनेट, जितने भी अलग अलग पोर्टफोलियोज रख रखे हैं, जैसे रेलवे मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर, इनको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री। कैबिनेट मिनिस्ट्री ये सब क्या करते हैं सर, ये लॉज इंप्लीमेंट करवाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, लॉज इंप्लीमेंट कराते हैं, ये देखते हैं कि सर कैसे लॉ हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे जो लेजिस्लेटिव बॉडी ने बनाया। मेरे को बताओ प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, इतना सब कुछ हम पढ़ लिया, बताओ प्रेसिडेंट कौन है, सबको पता है ना प्रेसिडेंट कौन है। कोविंद, दोस्त है हमारा। रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट है। अब कैबिनेट मिनिस्ट्री में क्या होता है सर, कैबिनेट मिनिस्ट्री में सर, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री का हेड कौन होता है, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, कैबिनेट मिनिस्ट्री का हेड कौन होता है सर, कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्ट्री का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, नो डाउट नो डाउट। लेकिन कैबिनेट मिनिस्ट्री चलाता कौन है, मतलब देखिए, प्राइम मिनिस्टर हेड है, फिर आती है कैबिनेट मिनिस्ट्री, मतलब कैबिनेट मिनिस्ट्री में जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स का भी तो एक हेड होगा जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता होगा, उसको हम बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। आपका होमवर्क क्या है आज सर, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, ये आपका होमवर्क है, मेरे को कल बताना, अभी मत सर्च करना गूगल, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, अमित शाह, नहीं नहीं नहीं, अब सर्च करना आज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, दो बॉडी हो गया सर, लेजिस्लेटिव हो गया टू मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव क्या होगा सर, इंप्लीमेंट लॉज, सर जुडिशियरी में आते हैं। जुडिशियरी में क्या होता है, देखो जुडिशियरी में क्या होता है सर, इंटरप्रेट लॉज। सर ये क्या करती है सर, जो लॉ बना हुआ है, जो लॉ लेजिस्लेटिव ने बनाया, और जो रूल्स कानून जो लेके आए एग्जीक्यूटिव बॉडी ने उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करती है, उसको इंटरप्रेट करती है, क्या करती है, इंटरप्रेट लॉज। मतलब अगर कोई केस लॉ हुआ, अगर कोई केस लॉ हुआ, अब जरूरी तो नहीं है ना जो कानून में जो सिचुएशन लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही सिचुएशन होगा, हो सकता है उस सिचुएशन में कुछ इधर उधर हुआ हो, तो वो लॉ फिर कौन पढ़ के बताएगी, लॉ समझाएगी कौन, सामने वाले पार्टी को, जो लोग केस किए सर, जुडिशरी समझाएगी कि देखो लॉ में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इस सिचुएशन में हो सकता है कि आप लॉ से अलग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जुडिशरी के पास क्या पावर है सर, वो लॉ से अलग डिसीजन भी दे सकती है। तो जो डिसीजन जुडिशरी ने दी, अगर आने वाले समय में सेम केस हुआ तो वो केस रिकॉर्ड करके रखा जाता है, वही केस का डिसीजन सुनाया जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। अभी अपने राजीव गौबा, ग्रेट, तो आंसर आ गया कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा, ठीक है। इंटरप्रेट लॉज, सर इसमें कौन कौन होता है सर, एक एपेक्स कोर्ट करके होता है, एपेक्स कोर्ट, सर एपेक्स कोर्ट कौन होता है अपना, सर एपेक्स कोर्ट कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, सर एक होता है सुप्रीम कोर्ट, सर फिर कौन आता है सर, हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे जो कोर्ट्स हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मेरे को बताओ, चलो और एक चीज, इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं, सर 25 हाई कोर्ट्स हैं। अब कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा सर इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट है, प्लीज, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर किसी के मन में ये सवाल आ जाए तो प्लीज अपने आप को नालायक बोल लो, ठीक है। मैंने कहा एक एपेक्स कोर्ट है, एक एपेक्स कोर्ट है, ठीक है, तो एक, ठीक है। तो आपको ये समझ आया सर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, हो गया। सर अब लॉ कैसे बनता है, ये हमने देख लिया सर स्ट्रक्चर के, इसके भीतर और भी बहुत सारी चीजें, गवर्नर होता है सर, स्टेट गवर्नर्स होते हैं, फिर सर सेक्रेटरीज होते हैं, फिर ये होते हैं, वो होते हैं, वो सारी चीजें हम अब डिटेल में नहीं जाएंगे, आस्ते आस्ते मैं आपको बताता रहूँ। तो ये अपना, ये सर लॉ कैसे बनता है, लॉ बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है सर, एक ड्राफ्ट बनता है, सर क्या बनता है, एक ड्राफ्ट बनता है, ये लिखना है आपको, ठीक है। सर क्या बनता है, एक ड्राफ्ट बनता है। ड्राफ्ट मतलब क्या, आपने अपने फोन में देखा होगा सर ड्राफ्ट मैसेज, मतलब आपने अगर वो मैसेज सेव करके रखा हुआ है, मतलब हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस करने हो, कुछ भी करना हो, तो क्या बनता है सर, पहले ड्राफ्ट बनता है। ड्राफ्ट क्या होता है सर, हमें पता है लॉ कौन बनाता है सर, लेजिस्लेटिव बॉडी बनाती है, लॉ कौन बनाता है सर, लेजिस्लेटिव बॉडी बनाती है। सर ये ड्राफ्ट क्या होता है सर, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड इन बोथ द हाउसेस, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब क्या सर, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में प्रेजेंट होता है। ये ड्राफ्ट जाता है देखने के लिए, पढ़ने के लिए कि सही बना है या नहीं बना है, प्रेजेंटेड इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जब ये पार्लियामेंट में जाता है ना, जब ये पार्लियामेंट में जाता है तो ये ड्राफ्ट क्या हो जाता है सर, ये ड्राफ्ट बिल बन जाता है, बिल।
जब ये पार्लियामेंट में जाता है तो ड्राफ्ट क्या हो जाता है, बिल बन जाता है। तो आपको ड्राफ्ट और बिल के बीच में डिफरेंस पता चला क्या सर? ड्राफ्ट जब तक पार्लियामेंट में नहीं गया है तब तक क्या है सर, ड्राफ्ट है, अभी हम बना रहे हैं, इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, बाद में भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अभी ड्राफ्ट है, अभी हमने भेजा नहीं है किसी को। जब हमने पार्लियामेंट के सामने सर, पार्लियामेंट के सामने जब वो ड्राफ्ट रख दिया कि हम ये चीज करना चाहते हैं, ये लॉ इंडिया में लेके आना चाहते हैं, ये ड्राफ्ट है उस लॉ का, तो तब क्या बन गया सर, बिल बन गया। सर आप बोलोगे ड्राफ्ट कौन बनाता है? ड्राफ्ट नॉर्मली मिनिस्ट्री बनाती है, मिनिस्ट्री बनाती है। जैसे अगर रेलवे मिनिस्टर है तो रेलवे मिनिस्ट्री उनके अंडर जो काम करे वो लोग सब ड्राफ्ट बनाते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, ये लॉज लेके आने, ठीक है। तो बिल बिल बन गया। जब ये बोथ हाउस पास कर देंगे, दोनों हाउस पास करने चाहिए, अगर एक हाउस भी पास नहीं किया ना तो वो फिर आगे नहीं बढ़ेगा, वापस से ड्राफ्ट बनेगा, वापस से आएगा, ठीक है। तो दोनों हाउस, व्हेन बोथ हाउसेस पास द बिल, अभी तो बिल बन चुका है ना, तो क्या होगा सर, बिल होगा। व्हेन बोथ द हाउसेस पास द बिल, तो क्या होता है सर, ये प्रेसिडेंट के पास जाता है सर, प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट। एसेंट मतलब क्या सर, उसके सिग्नेचर के लिए, मतलब उसकी हामी के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है ये बिल, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देता है ना, जब प्रेसिडेंट हमारा अपना एसेंट दे देता है तो क्या बन जाता है, ये बिल एक्ट बन जाता है। जब प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देता है तो ये क्या हो जाता है, ये बिल एक्ट बन जाता है, और ये सब पे एप्लीकेबल होता है। मतलब जैसे अगर कंपनीज एक्ट 2013 की बात करूं मैं सर, एक्ट की बात करूं तो ये कंपनी, सारी कंपनीज पे लागू है जो भी इंडिया में समझ आए। पहले क्या होता है सर, ड्राफ्ट होता है, फिर ड्राफ्ट अगर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं तो बिल बन जाता है सर। बिल बोथ हाउसेस पास कर देते हैं और प्रेसिडेंट ने अपना साइन दे दिया तो क्या बन जाता है सर, एक्ट बन जाता है। ये कौन कर रहा है सर, लेजिस्लेटिव बॉडी कर रहा है, लेजिस्लेटिव बॉडी कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब आपने क्या किया सर, एक्ट बना दिया, आपने क्या किया सर, एक्ट बना दिया। तो इसने, ये किसने किया सर, एक्ट किसने बनाया सर, लेजिस्लेटिव बॉडी ने बनाया। खत्म है और 5 मिनट, लेजिस्लेटिव बॉडी ने बनाया। सर फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या है सर, ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या है सर, ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करती है सर, देखो जो बेयर एक्ट लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि सर जो एक्ट में लिखा हुआ वैसे ही सिचुएशन आएंगे। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करती है, आसपास लोगों को ऑब्जर्व करती है, ये सारी चीजें करती है, और क्या करती है सर, रूल्स बनाती है, रूल्स। फिर क्या करती है, रूल्स बनाती है, रूल्स। अब देखो एक चीज, अपने दिमाग अपने को एकदम फ्लेक्सिबल रखना, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि सर हर एक्ट का रूल्स होता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। कोई कोई एक्ट का रूल्स है, कोई कोई एक्ट का रूल्स नहीं है। अगर कोई एक्ट इजीली इंप्लीमेंट हो सकती है बिना रूल्स के, तो वो उसमें रूल्स नहीं बनाएंगे सर। कोई एक्ट में अगर रूल्स चाहिए तो हम रूल्स बनाएंगे, मतलब पहले एक्ट बना सर, एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब जैसे एक सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन क्या होता है मैं बताऊंगा सर। एक एक्ट में एक सेक्शन लिखा हुआ है, एक चीज लिखी हुई है सर, वो अगर एक सिचुएशन के लिए लिखी हुई है, दूसरे सिचुएशन के लिए सर क्या आएगा, रूल आएगा, नीचे रूल आएगा कि इस सिचुएशन में ऐसे लगेगा, इस सिचुएशन में ऐसे लगेगा। तो एक्ट, रूल्स। रूल्स कौन बनाती है सर, एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन आता है सर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड हिज कैबिनेट मिनिस्ट्री वगैरह। तो हमने एक्ट और रूल्स में डिफरेंस पता चला। सर फिर आता है एक रेगुलेशंस। फिर क्या आता है सर, एक रेगुलेशंस। अब ये रेगुलेशंस क्या होता है, देखो। अब जब एग्जीक्यूटिव बॉडी कुछ रूल्स बना रही है उसको हम क्या बोलते हैं सर, रूल्स बोलते हैं। लेकिन जब अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन अदर देन एग्जीक्यूटिव बॉडी, अगर पूरा जो एक्ट बना है उनको ही चलाना है, सपोज आरबीआई, एग्जांपल क्या है सर, आरबीआई। सर आरबीआई बैंक को गवर्न कौन करता है सर, आरबीआई। सर शेयर मार्केट को कौन गवर्न करता है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अब इनको पूरा, जो शेयर मार्केट का काम है सेबी को पूरा देखना है। तो लेकिन एक्ट किसने बनाया, एक्ट तो सर लेजिस्लेटिव ने बनाया। और सेबी क्या करेगा सर, सेबी को पता है कि प्रैक्टिकल सिनेरियोस क्या होते हैं हमारे। तो सेबी क्या करेगा सर, सेबी रेगुलेशंस निकालेगा, वो भी रेगुलेशंस मतलब क्या सर, रूल्स। लेकिन अगर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन एग्जीक्यूटिव बॉडी कुछ भी रूल्स निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेशन। तो आपने पढ़ा होगा सर, एक रेगुलेशन आया बैंक में कि इतना लोन देना है, ये देना है, वो कौन करता है सर, आरबीआई करता है। आरबीआई रेगुलेट करता है बैंक को, आपने सुना है। तो एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस, इसमें आपको डिफरेंस पता चला। हाँ सर। तो आपने ने सर देख लिया सर, ड्राफ्ट क्या होता है, बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होता है सर, रेगुलेशंस क्या होता है। सर सर्कुलर्स क्या होता है, और एक आता है सर्कुलर्स।
सपोज सपोज सर कोई एक्ट बन गया सर, रूल्स भी बन गए, रेगुलेशंस भी बन गए, लेकिन फिर भी सर एक सिचुएशन खड़ी हो गई है जिसमें सर हमें 50% लग रहा है कि सर ये होगा या 50% ये लग रहा है। तो क्या होता है सर, सर्कुलर्स क्या होता है सर, क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट अगर कोई सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई है जिसमें एक्ट या रूल्स सही से बता नहीं पा रहा है कि क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, क्लैरिफिकेशन लेके आती है, क्लैरिफिकेशन लेके आती है। तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर्स। गवर्नमेंट क्या करती है सर, सर्कुलर इशू करती है। जैसे अगर मतलब लास्ट डेट में थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है कि फरवरी 30 को लिखा हुआ है, मतलब वो क्या लिखा है सर, सेकेंड मंथ के सेकेंड साल के सेकेंड मंथ के 30th तक आपका लास्ट डेट है, लेकिन फरवरी में 28 डेज है। तो लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सर मार्च का 2 दिन भी मिलेगा क्या, मार्च का 2 दिन भी मिलेगा क्या। तो क्योंकि 30 लिखा हुआ है सर, लेकिन 28 डेज है, तो मार्च का 2 दिन भी मिला है, तो उसके लिए क्या है सर, सर्कुलर लेके आती है, क्लियर आउट कर दिया कि नहीं 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 मिलेगा, ठीक है। तो एक्ट हो गया, रूल्स हो गया, रेगुलेशन हो गया, सर्कुलर्स हो गया, ये एग्जीक्यूटिव करती है। फिर जुडिशरी क्या करती है सर, जो केसेस हैंडल करती है सर, ये एक्ट और रूल्स रेगुलेशन सर्कुलर्स के बेस पे कोई केसेस आते हैं तो उसको इंटरप्रेट करती है कि ये केस में एक्ट ऐसे लगेगा, ये केस में ये एक्ट ऐसे लगेगा, ठीक है। और जुडिशरी के पास पावर है कि वो जो एक्ट में लिखा हुआ है उसके उल्टा डिसीजन भी दे दे, केस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इतना हो गया सर। और एक चीज हम जानते हैं, ऑर्डिनेंस क्या होता है, लास्ट चीज है ये सर, ऑर्डिनेंस क्या होता है सर। देखो मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट का सेशन कब कब होता है सर, ये एक पार्लियामेंट है मान लो, पार्लियामेंट थोड़ी पूरा साल भर सेशन में रहती है, पार्लियामेंट थोड़ी पूरा साल भर सेशन में रहती है। नहीं सर, तो पार्लियामेंट का 3 सेशन होता है सर, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। क्या 3 सेशन है सर, एक तो बजट सेशन, आपने सुना होगा बजट निकलता है जनवरी एंड में, फरवरी एंड में, बजट सेशन। तो ये कब से कब तक चलते हैं सर, जनवरी से फरवरी। सर फिर क्या होता है सर, एक मानसून सेशन होता है, मानसून सेशन, मतलब पार्लियामेंट इस टाइम पे बैठती है, काम करती है, बाकी टाइम छुट्टी है, ठीक है। जनवरी फरवरी ये होता है सर, अगस्त सितंबर। फिर एक होता है विंटर सेशन, विंटर सेशन सर, ये नवंबर दिसंबर होता है। तो देखो मैंने आपको बताया कि सर जो भी ड्राफ्ट होगा वो अगर पार्लियामेंट के दोनों घरों ने पास किया तभी जाके वो क्या बनेगा सर, वो एक्ट बनेगा, तभी जाके वो क्या बनेगा सर, एक्ट बनेगा। लेकिन सर पार्लियामेंट तो सिर्फ जनवरी फरवरी अगस्त सितंबर और नवंबर दिसंबर में काम करती है सर, बाकी टाइम में अगर मान लो सर, तो अपने को तो पार्लियामेंट से पास करना है तभी एक्ट बनना है। बाकी टाइम पे अगर मान लो इन इस टाइम गैप में अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, सपोज कोविड आ गया सर, सपोज कोविड आ गया सर, कोविड आ गया, तो क्या हम पार्लियामेंट को बुलाएंगे, नहीं नहीं नहीं, पार्लियामेंट को नहीं बुलाएंगे, हम क्या करेंगे सर, एक ऑर्डिनेंस पास करेंगे, ऑर्डिनेंस। सर ऑर्डिनेंस क्या होता है सर, ऑर्डिनेंस वही लॉ जो हम पार्लियामेंट में पास करते तो एक्ट बन जाता, हमने क्या किया सर, इमरजेंसी में सर ऑर्डिनेंस पास कर दिया, कोविड एक्ट, इंडियन कोविड एक्ट 2020 करके पास कर दिया। अब ये ऑर्डिनेंस की लाइफ कब तक होगी सर, 6 मंथ्स। देखो ये जो 2 सेशन है ना, ये दो दो सेशन क्या लिखा हुआ है सर, 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली सर ऑर्डिनेंस पास हो गया तो 6 महीने बाद, 6 महीने के भीतर नेक्स्ट सेशन होने वाले, तो ऑर्डिनेंस की सर 6 मंथ्स। सर जैसे ही 6 महीना हो गया प्लस 6 वीक्स, सर 6 वीक्स क्या है सर, 6 महीने में तो याद ये ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा सर, ऑर्डिनेंस प्रेजेंट हो जाएगा पार्लियामेंट में, जैसे अपने ड्राफ्ट प्रेजेंट करते थे ना सर, ये ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए आया, इसकी वैलिडिटी 6 महीने, सर ड्राफ्ट प्रेजेंट करते थे, ऑर्डिनेंस प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में। फिर पार्लियामेंट को 6 हफ्तों का टाइम मिलेगा, या तो वो ये ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। सर अगर पास हो गया तो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, पास हो गया तो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो आपको ऑर्डिनेंस का मतलब भी समझ आ गया, हाँ सर हमें सब मतलब समझ आ गया। तो देखो मैंने आपको सारा डिफरेंस बता दिया, एक इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर भी बता दिया मैंने आपको कि कैसे क्या इन लोग पास करते हैं, ठीक है। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अब मेरे को बोलोगे तो ये वाला पीडीएफ मैं आपको एक बार भेज दूंगा, मतलब इसका प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट और लूंगा मैं और फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। सर देखो हाउ ए लॉ इज मेड, मैं बस इसको शॉर्ट में बताता हूँ, मैंने जो बताया वही चीज है सर, थोड़ा डिटेल में। पहले क्या होता है सर, ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट जाता है लोकसभा में, पहले लोकसभा में जाता है, लोअर हाउस में जाता है, फिर लोकसभा क्या करती है सर, ड्राफ्ट एक राज्यसभा में भी जाता है,
फिर ये लोकसभा पास करती है, राज्यसभा पास करती है, फिर क्या होता है सर, ऑफिशियल गैजेट है। ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, जैसे अपना न्यूज़पेपर होता है ना, वैसे गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेट होता है। ऑर्डिनेंस कौन पास करता है? ऑर्डिनेंस भी गवर्नमेंट ही पास करते हैं, कोई भी पास कर सकती है। ऑर्डिनेंस कौन पास करता है मैं आपको बताता हूँ, चलो आ जाओ। ऑर्डिनेंस कौन पास करता है सर? ऑर्डिनेंस कौन पास करेगा? ऑर्डिनेंस कौन पास करेगा सर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन सर। ऑर्डिनेंस पास करेगा सर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव बॉडी ऑर्डिनेंस पास करेगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी। समझ आया सर? एक्ट कैसे बनता है सर? लेजिस्लेटिव बॉडी बनाती है, फिर एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करती है, लेकिन इमरजेंसी में कौन पास करेगा? ऑर्डिनेंस सर, एग्जीक्यूटिव बॉडी। समझ आया? हाँ सर, ग्रेट। चलो अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन सर, एग्जीक्यूटिव बॉडी पास करेगी। उसके बाद सर ऑफिशियल गैजेटे में, ऑफिशियल गैजेटे में हम पब्लिश कर देते हैं कि ये बिल पास हुआ है, ये मतलब ये बिल आया है पार्लियामेंट में प्रेजेंट होने के लिए, ताकि क्यों? ताकि लोगों को पता चले, आम जनता को पता चले कि क्या बिल आया, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है। फिर क्या होता है सर, एक स्टैंडिंग कमेटी अपॉइंट होती है, स्टैंडिंग कमेटी में भी वो बिल दिया जाता है। अभी वो बिल बन चुका है, स्टैंडिंग कमेटी में भी वो बिल भी दिया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है सर, जो एक्सपर्ट है, जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, टैक्स के एक्सपर्ट, ऑडिट के एक्सपर्ट, कंपनीज के एक्सपर्ट, उनसे और आम जनता के लिए भी ये ओपन होता है। आप क्या कर सकते हो सर, अपने रिकमेंडेशन दे सकते हो, अपने रिकमेंडेशन दे सकते हो। तो स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है सर, वापस भेज देती है हाउसेस में कि देखो ये रिकमेंडेशन है, आपको अगर इसको चेंज करना है तो ठीक है, नहीं तो अपने आप देख लो। तो हाउस क्या करती है, जो जो उनको ठीक लगता है वो चेंज करके वो बिल पास कर देती है। किसको सर? अगर बिल पास हो गया, बिल पास हो गया, फिर उसके बाद क्या आता है सर, रामनाथ कोविंद जी के पास आता है। रामनाथ कोविंद जी क्या करते हैं, अगर साइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो एक एक्ट बन जाता है। ठीक है, हाउ लॉ इज मेड। तो सबको समझ आ गया कि सर लॉ बनता क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये जानना जरूरी है। आप बोलोगे सर हमारे सिलेबस में तो ये नहीं है, क्यों नहीं जानते? देखो, अपने को ये जानना जरूरी है, अगर हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ चीज तो ये चीज जानना जरूरी है। ठीक है, अब 2 मिनट और। सर हमारा हमारे सिलेबस क्या है? हमारे सब्जेक्ट का नाम है पेपर नंबर 2, मैथ्स पेपर नंबर 3 है। मैंने शायद गलती से स्टार्टिंग में पेपर नंबर 2 बोल दिया था। हमारा सब्जेक्ट का नाम है सर बिजनेस लॉज एंड बीसीआर। टोटल कितना मार्क का है सर? 100 मार्क का है। सर बिजनेस लॉज का मतलब तो समझ आया सर। बीसीआर क्या है? बीसीआर इंग्लिश है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। इसमें आप इंग्लिश सीखोगे सर, ईमेल कैसे करते हैं बिजनेस में, ईमेल कैसे करते हैं सर, नोट कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें सीखोगे। ठीक है सर, क्या बाइफर्केशन है? सर जो बीसीआर है, सर जो बीसीआर है उसका मार्क्स है सर 40 मार्क्स का। बीसीआर 40 मार्क्स। सर जो बिजनेस लॉज है, सर जो बिजनेस लॉज है इसका कितना मार्क है सर? 60 मार्क्स। ठीक है, तो आप अभी हमारे साथ क्या पढ़ने वाले, मेरे साथ क्या पढ़ने वाले सर? 60 मार्क्स का बिजनेस लॉज पढ़ने वाले। सर बिजनेस लॉज में फिर क्या क्या है? बिजनेस लॉज में मैंने आपको बताया सर, एक्ट पढ़ने वाले हैं, लॉ पढ़ने वाले हैं हम। सर लॉ क्या बड़ा पिक्चर है, एक्ट क्या छोटा पिक्चर है। सर बिजनेस लॉज में हम पढ़ने वाले हैं आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मैं कल शुरू करूंगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। सर फिर क्या पढ़ने वाले हैं सर? सोगा, सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सर फिर उसके बाद क्या आएगा सर? पार्टनरशिप एक्ट, पीए लिख रहा हूं मैं, पार्टनरशिप एक्ट। ओके, पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर क्या आएगा सर? एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, सर 2009। फिर फिर क्या आएगा सर? कंपनीज एक्ट। फिर क्या आएगा सर? कंपनीज एक्ट। फिर क्या आएगा सर? कंपनीज एक्ट। एक मिनट, बस एक मिनट देना मेरे को। फिर आएगा आपका कंपनीज एक्ट 2013। तो मतलब सर 1 2 3 4 5, ये 5 एक्ट आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो 60 मार्क के लिए। सर क्या वेटेज है, कैसे क्या, सब मैं बताऊंगा। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं आपको बस एक डिटेल, थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो चीजें आती हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो चीजें आती हैं सर। एक आता है अपना खुद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872,
एंड सर आता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या होते हैं सर? इंडेमनिटी, इंडेमनिटी सर इसका मतलब क्या मैं बताऊंगा सब कुछ। गारंटी, इंडेमनिटी गारंटी, प्लेज, पेमेंट। सर या तो आपके लिए खुश होने वाली बात है या फिर दुखी होने वाली बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपके सीए फाउंडेशन में नहीं है। ये आपके सीए फाउंडेशन में नहीं है। कौन सा नहीं है सर? ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो है सर। ये कहाँ पे आएगा? आपका इंटर में आएगा। ठीक है, क्लियर है? अपने सिलेबस एकदम क्लियर है सर, क्या हम पढ़ने वाले हैं सर? यही चीजें पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको एक बार खाली बुक दिखा देता हूँ कि हम कैसे बुक पढ़ने वाले। बुक आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा, अराउंड 1 तारीख 2 तारीख, क्योंकि लॉकडाउन के पहले से ही मैंने प्रिंट करने दिया हुआ है, लेकिन जिस दिन दिया उसके 1-2 दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया, तो अभी तक बुक्स प्रिंट नहीं हुए। सेकंड मॉड्यूल प्रिंट हो गया। फर्स्ट मॉड्यूल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और कंपनीज है। सेकंड में पार्टनरशिप और एलएलपी है। ठीक है, तो प्रिंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई इशू नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार खाली मैं आपको बुक दिखाता हूँ सर, बुक कैसे हम पढ़ने वाले हैं, क्या बुक है हमारा। देखो ये हमारा बुक है, ठीक है, एग्जैक्टली यही बुक मिलेगी आपको। देखो कंटेंट्स देख लो सर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में 6 यूनिट है। फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ गया, फिर कंपनीज एक्ट आ गया। ठीक है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपको बुक मिलेगी। हर एक बार मैं ओवरव्यू करा रहा हूँ आपको। इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है, तो मैं चाहता हूँ कि देखो जितना भी एफर्ट्स डालो ना सर, 50% एफर्ट्स आर ऑफ टीचर एंड 50% किसका एफर्ट है सर? आपका एफर्ट है। ठीक है, तो आपको पूरा साथ देना है मेरे, बस मेरे पे भरोसा रखते जाना। अपन एकदम मस्त पढ़ेंगे सर, लॉ पूरा एकदम मजा आ जाएगा, क्योंकि लॉ जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, ये अपना बुक है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। फिर नीचे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दिखा देता हूँ आपको। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट परफॉर्मेंस आ गया ये कौन सा है? डिस्चार्ज। हाँ देखो ये आ गया अपना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, शायद नहीं FIU है। हाँ यहाँ से शुरू होता है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में कंपनीज एक्ट आ जाएगी। मैं आपको बस ऐसे दिखा रहा हूँ, आपको बुक मिलेगा, आप ये मत बोलो कि सर क्या दिखाने के बहाने ऊपर ऊपर स्क्रॉल कर रहे हो, खाली दिखा तो नहीं रहे। 1 मिनट बस। ये आ गया आपका कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट, ये हम पढ़ेंगे। देखते ही पहचान गए होंगे, मुकेश अंबानी, इंफोसिस के हैं ये, मूर्ति नारायण मूर्ति। ठीक है, तो ये हमारी बुक होने वाली है, मजा आएगा ये बुक पढ़ने में। अब मैं आपको कैसे क्या पढ़ना है, कैसे करना है सर, सब कुछ मैं कल बताऊंगा आपको। कल भी हमारी मतलब हम शुरू कर देंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ, लेकिन कल इतना कुछ पढ़ना नहीं है। लेकिन कल सबको कॉपी लेके आना है, ठीक है? सबको कॉपी लेके आओगे, ठीक है? डन। तो आज मैं आपसे सबसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। होप आपको मजा आया होगा आज। कल से और मजा आएगा, ये मजा हर दिन इंक्रीज होता जाएगा जैसे हम लॉ पढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। ब्लैक हर्ट, वाओ। थैंक यू। बाय बाय बाय।